नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 29 अगस्त को रिलीज हुई वेब सीरीज आईसीसी 814 द कंधार हाईजैक पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस शो को प्रतिबंधित करने की मांग हो रही है और हाईकोर्ट दिल्ली में तो एक याचिका भी लग गई है। फिल्म मेकर अनुराग सिन्हा जी की ये सीरीज है और रिलीज होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित नजर आई है और उसने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और कई आपत्तियां उसकी ओर से हुई हैं। और जो खास आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों में वो दो नाम भी हैं, दो हिंदू नाम, भोला और शंकर, जो हाईजेकर्स पांच थे उस 1999 का जो कंधार हाईजैक था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर था उस समय। तो वो उनकी आपत्ति यही है कि ये जो नाम है हाईजैकर्स तो मुस्लिम्स थे, लेकिन इन नामों का जो प्रयोग किया गया है सीरीज में, उससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और कहीं ना कहीं जो हिंदू आतंकवाद से जोड़ा गया है तो देश भी जो है वो एक बदनाम हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो इसके पीछे कहीं जो पाकिस्तानी मानसिकता है वो कहीं छुपी हुई है। ये सारे आरोप या प्रत्यारोप चल रहे हैं और साथ साथ जो मांग हुई है कि ये जो इसका सर्टिफिकेट है सीरीज का, उसे रद्द कर देना चाहिए। और जो नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड हैं, उनकी पेशी भी हुई है, क्योंकि जैसे ही हिंदू और मुस्लिम आता है या कोई तड़का लगता है तो फिर केंद्र की सरकार बहुत ज्यादा कहीं गंभीर भी हो जाती है और वो देर नहीं करती है। तो बुलाया गया था उन्हें और नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड है, उन्होंने आज जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के समक्ष उपस्थित होकर कहा है कि वो ये जो कहीं जो आपत्तियां हैं या जो इस शब्दों को लेकर बात है, उसकी हम समीक्षा कर लेंगे और आइंदा से कहीं ना कहीं ये जरूर ध्यान रखा जाएगा कि इस तरीके के विवाद ना खड़े हों या कहीं छेड़छाड़ जैसे जो आरोप है ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो। अब सीधे तौर पर तो विवाद लगता है कि ये वो देश की अस्मिता से जो जोड़ दिया जाता है उसमें कहीं वो छिपा है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी या जो अंधभक्त हैं या जो मोदी भक्त हैं वो चीजें उठा रहे हैं, वो चल रहा है। लेकिन साथ साथ एक धड़ा ऐसा भी है जो दूसरे किस्म का चिंतन भी कर रहा है, कहीं ना कहीं वो सवाल भी खड़े कर रहा है। और वो सवाल ये भी खड़ा कर रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी ऐसी सीरीज आती हैं, बहुत सारे ऐसे सच्चे किस्से जो देश में हुए हैं या दुनिया में हुए उस पर बनती हैं, आती हैं, देखते हैं, चली जाती हैं, लेकिन इतना विवाद आखिर क्यों? और कहीं इस विवाद के पीछे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सोच है, वो बार बार जब से 2014 से उन्होंने सत्ता संभाली है, भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से भी यही कहते आए हैं कि जो कुछ हुआ है उनके कार्यकाल में हुआ, यानी 2014 के पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं है। जितना देश ने तरक्की की या जो हो पाया है वो सिर्फ और सिर्फ इस दौर में हुआ है। और उसके पहले के जो शासक रहे हैं भारत के, वो शायद बहुत कैपेबल नहीं रहे और वो शायद भूल जाते हैं जब इस तरह की तुलनाएं होती हैं, बात होती हैं कि देश में बहुत वक्त गैर कांग्रेस शासित सरकारें नहीं है, साझा सरकारें नहीं है, अलग अलग जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हुए हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी जो उदारवादी छवि थी, उनका जो चेहरा है, उसकी याद बार बार होती है और जब मोदी से तुलना होती है तो निश्चित तौर पर श्रेष्ठ कहीं ना कहीं वाजपेयी जी को ही बताया जाता है या कहा जाता है। तो ये सारी सवाल, और उसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक नकेल कसनी है, इसके पीछे कहीं वो तो नहीं, साथ साथ ये भी है कि इस आड़ में जो हम जैसे यूट्यूबर्स हैं या और जो वैकल्पिक मीडिया है, वो कहीं केंद्र की सरकार के निशाने पर तो नहीं है। तो जो तमाम सवाल हैं, इन सारे सवालों को इनके सवालों के जवाब जानने के लिए जो हमारी ये नियमित डिबेट है, इसमें चलेंगे एक खास पैनल के पास। और खास पैनल हमसे जुड़ गया है, हमारे साथ आज बहुत जो खास मेहमान हैं सारे के सारे जुड़ गए हैं और इनमें जाने माने जो फिल्मकार हैं अविनाश कुमार दास साहब, वो हमारे साथ हैं। मैं अविनाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए समय निकाला।
साथ साथ हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और इतिहास के प्रोफेसर रहे राजेश बादल साहब हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और फिल्म क्रिटिक प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे साथी सहयोगी अजय शुक्ल जी। मैं आप सबका स्वागत करूंगा। दर्शक वर्ग आप सभी से परिचित है, आपके बड़े दीर्घ अनुभव हैं अपने अपने क्षेत्र में, और अविनाश जी भी जर्नलिस्ट रहे हैं, वो भी हम लोग नहीं भूलते हैं। तो कुल मिलाकर बिना किसी औपचारिकता के शुरुआत में करूंगा अविनाश सर से। अमित सर, ये जो अब कंटेंट रिव्यू की बात आई है इस मसले में, कंटेंट को रिव्यू किया जाएगा, और वहां जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के समक्ष जो हेड है नेटफ्लिक्स के वो उपस्थित हुए थे, कैसे इसको देखा जाए? पूरा जो विवाद है, क्या ऐसी कोई आवश्यकता इसकी थी जो खड़ा किया गया है? क्या कुछ आप देखते हैं कहीं इसके पीछे एक और की जो आज वो कंटेंट हेड जो कह के आए हैं वहां, कोई दबाव की राजनीति भी दिखती है इसके पीछे? सब पर आपकी राय अविनाश सर, ओपनिंग रिमार्क कैसा? शुक्रिया सर, संजीव सर। सारे लोग हमारे दिग्गज हैं, सीनियर हैं इस पैनल में, और मैं सोच रहा था कि मैं सबकी बात सुन करके थोड़ा थोड़ा उनसे चुरा करके अपनी राय व्यक्त करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपने मुझे ही बुला लिया। तो दरअसल क्या है कि ये नया फेनोमेना तो है नहीं। 2014 के बाद से ही हम ये सारा कुछ देखते आ रहे हैं। जैसे लैला एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, उसका दूसरा सीजन कभी नहीं आ पाया। कभी ये समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं आया, क्योंकि वो सीरीज जो थी वो एक खास किस्म की जो विचारधारा है, जो हिटलर से लेकर के अभी तक थोड़े थोड़े मतलब ग्लिम्सेस में अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। और पिछले 10 सालों में हमने भारत में इसके बहुत सारे जो टुकड़े देखे, तो उसके लिहाज से वो काफी ब्रेव सीरीज थी, लेकिन उसका दूसरा सीजन नहीं आ पाया। एक बहुत अच्छी सीरीज आई थी, पॉलिटिकल ड्रामा था, तांडव। मुझे लगता है ये प्राइम वीडियो पे, अमेजन प्राइम वीडियो पे आया था। उसको हमारे दोस्त ने ही लिखा था, जो कि हिंदी के बहुत अच्छे लेखक भी हैं, गौरव सोलंकी। अब उस सीरीज के बाद प्राइम वीडियो के ऊपर बहुत सारे केसेस जो है पूरे देश भर में दर्ज कर दिए गए, और लंबे समय तक, लगभग मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने तक उनके लोग जो है वो भागते फिर रहे थे गिरफ्तारी से बचने के लिए। उसके बाद ओटीटी ने घोषित तौर पे तो नहीं, लेकिन अघोषित तौर पे अपने यहाँ एक लीगल टीम बिठा ली थी, क्योंकि जैसे ही हम कोई कंटेंट उनको पिच करते हैं, तो वो सबसे पहले, अगर उनको पसंद आती है कोई चीज, तो वो लीगल टीम को भेजते हैं। लीगल टीम उसमें देखता है कि भाई इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से हम किसी केस में पड़ेंगे। तो 2-3 चीजें जो है उन लोगों ने आमतौर पे डिकोड की थी अपने लेवल पे, कि हम किसी शहर के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उस शहर का आदमी जो है खड़ा होकर केस कर देगा और हमको जाना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हम किसी हिंदू धर्म से जुड़े हुए किसी भी देवी देवता का नाम जो है किरदारों के का नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो ये सारे नियम तो बने हुए थे, लेकिन जहां तक अनुभव सिन्हा की सीरीज के संदर्भ में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है कि ये फैक्ट पे आधारित चीजें हैं। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपने अपने मन से सोच करके उसका नाम रखा है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि मतलब कमाल का ये विवाद है, जो होना नहीं चाहिए, दुखद है। क्योंकि आप देखिए कि होम मिनिस्ट्री की 2000 की जो प्रेस रिलीज है ना, वो साइट मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की साइट पे जो है, और गृह मंत्रालय की साइट पे भी रखी हुई है, जिसमें भोला और शंकर जो है दोनों ही मौजूद है। उसके अलावा बर्गर नाम है, उसके अलावा आपको डॉक्टर नाम है, उसके अलावा चीफ नाम है, जिन नामों से वो सारे आतंकवादी एक दूसरे को बुलाते थे, मतलब मैसेज कन्वे करते थे। उनके असली नाम अलग अलग तरीके से थे, सन्नी, शकीर, मिस्त्री, शाहिद, इब्राहिम, ये सारे नाम थे उनके। अब है क्या कि लोगों का ये कहना है, जो सवाल उठा रहे हैं कि ये नाम यूज नहीं होना चाहिए, उन लोगों का कहना है कि भाई हमको शुरू में ही बता देना चाहिए कि वो भोला और शंकर नहीं है, वो मिस्त्री, शाहिद या इब्राहिम है। तो बेसिकली सवाल ये है कि जो फिल्मकार की अपनी एक भाषा होती है,
कहानी कहने का उसका अपना एक तरीका होता है कि कब किस नाम को रिवील किया जाए। क्लाइमेक्स होता है, प्री क्लाइमेक्स होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, ये सारी चीजें जो है वो अपनी स्क्रीन प्ले की लैंग्वेज में वो इजाद करने की कोशिश करता है कि हम कहानी कैसे कैसे कहे कि एक हुक फंसा रहे। तो जो फैक्ट एंड फिगर हैं उसके आधार पे फिक्शनल तरीके से डेवलप किए गए एक शो पर जिस किस्म का विवाद है वो मूर्खतापूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में इन चीजों को लेकर के विवाद अगर होगा तो वो भी जानते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, है ना, उन पर बातें कम होंगी। मैं दो तीन चीजें और आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारी फिल्में जो हैं जो प्रोपेगेंडा जिसको हम सीधे सीधे कहेंगे उसके लिए कोई हर्डल क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि फैक्ट एंड फिगर को लेकर के मतलब जो तहस नहस हो सकता है उस कंटेंट में वो उन लोगों ने किया हुआ था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने बहुत आसानी से पास कर दिया जी। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि पिछले साल केरल स्टोरी आई थी, पिछले साल केरल स्टोरी में उन्होंने कहा था कि भाई 300 से ज्यादा जो हिंदू लड़कियां हैं उनका धर्मांतरण करके और उनके साथ जो जो हुआ, फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैक्ट एंड फिगर गलत है, मतलब 2 या 3 केस हुए थे उसको लेकर के आप लोग इतना बड़ा तांडव कर रहे हैं, तो आप दीजिए उसमें मेंशन कीजिए। और फिल्म में ये मेंशन भी किया गया है कि भाई इतने ही लोगों के आधार पे ये पूरा फिक्शन तैयार किया गया है, लेकिन लोगों को तो इससे मतलब नहीं है। लोगों को के लिए जो एक हवा बन जाती है वो हवा बन जाती है। तो बहरहाल ये जो पूरा तमाशा है, मुझे लगता है कि ये तमाशा अब भी नहीं रुक पाया है, जबकि हमको पर्सनली लगता था कि 2004 मतलब जून 4 के बाद जिस किस्म का रिजल्ट आया उसके बाद थोड़ा सा ये मुलायम होंगे, लेकिन मेरी फिल्म के साथ भी इन्होंने प्रॉब्लम फंसाया। एक हमारे दोस्त हैं निखिल आडवाणी, उनकी फिल्म वेदा में उन्होंने इतने सारे कट दे दिए, इतने सारे कट दे दिए कि फिल्म का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और इसको बैलेंस करने के लिए मुझे लगता है कि कंगना रनौत की जो फिल्म है उसमें भी उन्होंने जो है वो थोड़ा पेच फंसाया हुआ है, क्योंकि वो अपने की एक बलि देकर के एक पूरा जो मैसेजिंग ये करना चाहते हैं कि हम न्यायवादी हैं, ये सब कुछ नहीं है। वो उनकी फिल्म आसानी से आ जाएगी, लेकिन अनुभव सिन्हा की सीरीज के साथ जो हो रहा है बहुत दुखद है। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आ रहा है सिनेमा या सीरीज, उसके लिए सेंसर बोर्ड की कोई गाइडलाइन, उसको सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। जैसे हम अपना ट्रेलर भी अगर लॉन्च करते हैं तो वो भी हमको सेंसर उस सर्टिफिकेट उसका इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हम उसको फिल्म के पर्दे पर देखते हैं कई बार। लेकिन अगर हम सीधे यूट्यूब पे डाल दें, कहीं डाल दें, तो उसके लिए किसी सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। तो आप पहले से उस कंटेंट को आपको देखने की इजाजत नहीं है, तो रिलीज होने के बाद उस पर इस तरह की चीजें आप डाल दो कि तीसरा आदमी घबराए इस तरह की बात करने से, या इस तरह की बात अगर फैक्ट भी है तो उसको कहने से पहले 50 बार सोचे, क्योंकि इसमें 50 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, है ना। तो पैसे वाला डरता है, कंटेंट वाला उस तरीके, लिखने वाला डरता नहीं। लिखने वाले को फैक्ट एंड फिगर से मतलब होता है, बाकी जो लिखने के बाद का सफर होता है सिनेमा या सीरीज में, वो संसाधन का सफर होता है। तो उसको कैसे डराया जाए इसकी पूरी कवायद है। बाकी तो बड़े बड़े लोग प्रकाश जी, अजय जी और राजेश जी कहेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक वो आपका जो एक्स आपने कल किया था उसकी भी 2-3 लाइनें 6 लाइनें बहुत आपका रोचक नहीं, एक्स है। मैंने आपके क्या है कि मैंने इस पूरे मसले पर मैं आमतौर पे लिखता नहीं हूँ ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर पे लिखने से मुझे भेज देते हैं जेल वेल, तो इस वजह से नहीं लिखता हूँ। लेकिन कल मुझे बहुत गुस्सा आया, तो राजेश बादल जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चकबस्त नाम के एक बहुत बड़े शायर हुए, है ना, उनकी रामायण थी। तो मुझे याद आया कि उन्होंने रामायण में जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की जियारत का इंतजाम, दामन से अश्क पूछ के दिल से किया कलाम। तो मुझे लगा कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम। अब चकबस्त आज होते और आज ये लिखते तो सिर्फ इस खुदा की वजह से उनको जो है वो इसी तरह की परेशानियों में उलझना पड़ता
इस तरह की परेशानियों में नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल या फिर अनुभव सिन्हा उलझे हुए हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राय सर, आपके पास आता हूँ, आपने जो जिक्र भी हुआ, ये जो कोई फहरिस्त छूट, मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है जो आप इसमें ये ब्लेम ये है कि इतिहास या तथ्यों से तोड़ना मरोड़ना, इतिहास से कितनी बार खेल किया जाता है। क्या कुछ अभी कहा भी आपने अविनाश सर ने कि केरल स्टोरी का जिक्र किया, ऐसी बहुत सारी है जहां जो हमें सूट कर रहा है वो चलेगा, बाकी फिर हमको। और इसमें विवाद में एक चीज और भी मैं चाहूंगा कि ये विवाद खड़ा होने के बाद जो नहीं जानते थे 1999 का वो कांड भूल चुके थे या नहीं जानते थे, आज की जो जनरेशन है, आप सोचिए कि 25 बरस हो रहा है, तो आपने उसको पुनर्जीवित कर दिया, उस पूरे के पूरे मसले को, मामले को। क्या मकसद आपको पीछे दिखाई पड़ता है, जो कहीं जो अगला एक जो सिक्के के दूसरे पहलू का जिक्र हो रहा है, कहीं उसको उसमें भी कहीं ऐसा कुछ संभावनाएं दिखती हैं, देखा जा सकता है क्या, कि गलत है? धन्यवाद संजीव। देखिए, अविनाश भाई ने बहुत ही बेबाकी से अपनी टिप्पणी रखी है, और वो चूंकि उस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म आई है, और उसके एक तरह से विशारद हैं वो, तो सारी चीजें काफी हद तक साफ हो जाती हैं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है संजीव कि हमारे यहाँ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ करने फिल्मों में, और उन पर्दे पर जो है उसका दुरुपयोग करने, दुरुपयोग से मेरा मतलब यह है कि सियासी मकसद से उसको पेश करने, उसकी टाइमिंग आप देखिए, तो ये सब चीजें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है वो कई मामलों में किस तरह से इतिहास के इन पन्नों के साथ छेड़खानी कर रही है। आपने कंधार कांड की जो C-184 की बात कही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जो इशारा आप कर रहे थे, भोला और जो शंकर है, ये ठीक है कि दो नामों की वजह से उसको रोका गया या जो भी किया गया और उसके डायरेक्टर को बुलाया गया, लेकिन असल कहानी मेरी नजर में तो कुछ और है। दरअसल भारत की आजादी के बाद कंधार कांड एक आजाद और ताकतवर मुल्क जो 71 हो चुका था, उसके बाद ये होना मुझे लगता है कि बहुत ही हमारे इतिहास की एक शर्मनाक और कलंकित गाथा है। और चूंकि मुझे याद है, मैंने उस परिवारों से, उन परिवारों से बात की थी जिन परिवारों के लोग बच के आए थे और जिनकी डेथ भी जिनकी हो गई थी, वहां 2-3 लोग जो थे, तो और उन लोगों ने तक कहा था कि देश की खातिर आतंकवादियों को छोड़ना ठीक नहीं। और हमारे विदेश मंत्री जसवंत सिंह आतंकवादियों को साथ लेके जाते हैं, अपनी जैकेट में अमेरिकन डॉलर लेके जाते हैं और छुड़ा के लाते हैं। आतंकवादियों को छोड़ने की इससे कलंकित और शर्मनाक मिसाल और हमें भारत के इतिहास में दूसरी नहीं मिलती। ये ठीक है कि किसके कार्यकाल में हुआ या किसके कार्यकाल में नहीं हुआ, वो उस पर हम जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा कद था। हम उनको मानते हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं कि भारत के वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सर्वाधिक उदारवादी नेता थे, उदारवादी चेहरे थे। लेकिन ये अफसोस की बात है कि उनके जमाने में कंधार कांड हुआ, उनके जमाने में कारगिल कांड हुआ, उनके जमाने में संसद पर हमला हुआ जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है, उनके जमाने में लाल किले पर हमला हुआ, उनके जमाने में रघुनाथ इधर अक्षरधाम टेम्पल पर हमला हुआ। खैर वो एक अलग विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये फिल्म उस रूप में आ जाती तो जैसे कि तुमने इशारा किया है कि वो जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को मालूम होता कि एनडीए सरकार के जमाने में कंधार कांड जैसी कलंकित गाथा भी हुई थी जिसमें आतंकवादियों को छोड़ा गया था। उस मैं उसको पार्टियों की सियासत से बांट के नहीं देखता, लेकिन ये संजीव संयोग है कि उस समय गैर कांग्रेसी सरकार थी। और इससे पहले आपको अगर याद हो 1989 में जब गृह मंत्री रूबिया सईद
पीएम सईद की बेटी रूबिया सईद का किडनैप हुआ था, तब भी आतंकवादी छोड़े जाते थे और तब भी गैर कांग्रेसी सरकार थी। और अब मैं आपको एक कांग्रेसी सरकार का नमूना बताता हूं कि देखिए, आपको याद है लंदन में एक रविंद्र महात्रे होते थे, भारत के उच्चायुक्त थे। तो आतंकवादियों ने लंदन में उनका अपहरण कर लिया था। 6 फरवरी 1984 की बात है शायद, या और उसके 2-4 दिन पहले की बात है। तो उनको वो अपने ऑफिस से लौट रहे थे, ट्रेन में थे, और उनको किडनैप कर लिया आतंकवादियों ने, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादियों ने, और मांग की कि अमेरिकन $10 लाख चाहिए और एक मकबूल बट नाम का जो आतंकवादी है उसको रिहा करिए। इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दिया, ना पैसा दिया जाएगा ना उसको रिहा किया जाएगा। इसके बाद क्या किया कि 6 फरवरी को 84 को रविंद्र महात्रे का कत्ल कर दिया गया। इंदिरा गांधी आती हैं, उस समय विदेश से लौट रही थी, वो आती हैं, राष्ट्रपति के पास एक विशेष प्रस्ताव जाता है, मकबूल बट की मर्सी पिटीशन खारिज होती है और 6 दिन के बाद इंदिरा गांधी सरकार उसको फांसी पर लटका देती हैं। ये होता है सरकार का फैसला। और जब इंदिरा गांधी आई तो एयरपोर्ट से उतर के कहां गई थी? सीधे महात्रे के, रविंद्र महात्रे के माता पिता के पास, और उनसे माफी मांगी कि मैं आपकी दोषी हूं। रविंद्र महात्रे के बहादुर मां बाप ने उत्तर दिया कि नहीं, आपने देश की खातिर जो किया है बहुत अच्छा किया है। तो ये एक नमूना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इसके पीछे ये वजह है। और इमरजेंसी की जो बात आप अभी हो रही थी कि इस अभद्र महिला की जो फिल्म है, ये महिला जो फिल्म को रोक रही है और पब्लिसिटी ले रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी की छवि आज, जब हम यही बात करते हैं ना कि इमरजेंसी आज से बहुत अच्छी थी, और इमरजेंसी को आप कितना ही क्रूर बता दीजिए फिल्म के पर्दे पर, वो इमरजेंसी जो भारत के इतिहास की सर्वाधिक सफल, ताकतवर और लौह नेत्री है, उसकी छवि को उजला करती। तो एक तरफ वो है कि एक फिल्म एनडीए की और बीजेपी की सरकार की छवि को धुंधला करती, और एक फिल्म वो है जो कैसा भी आप दिखा दीजिए, इंदिरा गांधी को बहादुर आपको दिखाना ही पड़ता। इसलिए ये दोनों फिल्मों के साथ पर्दे के पीछे की जो राजनीति है, मुझे वो दिख रही है। और इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार हमारे यहां जो इतिहास, एक और उदाहरण बता करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक दौर ऐसा भी था, अविनाश भाई को याद होगा, एक फिल्म बनी थी मिर्जा गालिब, 1951 या 53 की बात है, सोहराब मोदी साहब ने बनाई थी। तो सोहराब मोदी साहब ने, अब जो पटकथा उनके पास आई थी, उस पटकथा में कुछ दृश्य अपनी तरफ से जोड़ दिए। अब जब ये फिल्म सेंसर ने रिलीज कर दी और जब वो फिल्म पर्दे पर आई, तो किसी जानकार एक्सपर्ट ने इस बात को पकड़ा, ये मिर्जा गालिब की जिंदगी में ये दृश्य तो था ही नहीं, ये घटनाक्रम तो था ही नहीं। तो उसने तुरंत उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को शिकायत की, और जवाहरलाल नेहरू ने सेंसर बोर्ड को आदेश दिया और सोहराब मोदी की इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट वापस लिया गया। सोहराब मोदी साहब नेहरू साहब के पास गए, नेहरू जी के पास गए, और नेहरू जी ने कहा कि श्रीमान, आपको ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़खानी करने, इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। सोहराब मोदी ने अपनी गलती मानी और उसके बाद लौट के आए, परिवर्तन किए, और जस का तस कहानी जो मिर्जा गालिब की थी वो पेश की। उसके बाद सेंसर सर्टिफिकेट दूसरा दिया गया और उसके बाद उस फिल्म को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकारों की एक प्राथमिकता क्या होती है। जैसा एक कहावत है हमारे यहाँ, देसी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो ये हमारी नई पीढ़ियों का अन्न है, नई पीढ़ियों के लिए संस्कार हैं, जो संस्कार हम दे रहे हैं इसे विकृत इतिहास को देकर। एक और फिल्म आई थी, अविनाश भाई को याद होगी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो मनमोहन सिंह के बारे में थी, और वो किताब, जो अफसोस की बात यह है कि वो किताब उनके ही सलाहकार सज्जन ने लिखी थी, और जब फिल्म आई तो उसमें देख, मैं नाम जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे लिए वो स्थितियां अलग हैं। ऐसे इतिहास के ऐसे खलनायकों के नाम नहीं लिए जाते संजीव, और ना मैं नाम लेने की कोशिश करता हूं, कभी नहीं लेता हूं मैं। तो
है ना। तो वो जब फिल्म आई थी, उस फिल्म में आपको पता है कि 2007 में जब सारे संसार में मंदी आई थी और मनमोहन सिंह ने किस शानदार ढंग से उस मंदी का मुकाबला किया था, उसका कोई जिक्र नहीं था। जब जिस सोमनाथ चटर्जी को, जिस सीपीएम ने जिनको निकाल दिया था पार्टी से, और उन्होंने पार्टी के हितों को ऊपर जाकर के लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते अमेरिका के साथ परमाणु समझौते का समर्थन किया था, उसका कोई जिक्र नहीं था। ऐसे, और पूरी फिल्म में उनके ही सलाहकार ने अपनी छवि दिखाने के लिए कहा, मैं जो बोलता हूं वो पीएम करेंगे, पीएम का मैं सलाहकार हूं। यानी पीएम को बौना करके खुद का महिमा मंडन उस फिल्म में किया गया था। तो मेरा कहना यह है, आखिरी अंतिम बात में ये कहता हूं कि ऐसी फिल्मों का जो मैं ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करके परोसने का जो प्रयोग है, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में है, और जो ऐसा करे उसको, उसके लिए भी सजा फांसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए फांसी होना चाहिए, सजा। लेकिन प्रकाश सर, जो हम कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री साहब तो कपड़ों से पहचानते हैं कि कपड़ा के रंग से पहचान लिया करते हैं। फिर हिंदुस्तान में वो बिकनी को लेकर भी विवाद हो जाता है। आप तो निरंतर लिखते हैं कि वो जो है भगवा रंग की बिकनी है, इसलिए विवाद हो जाता है। तो जब ऊपर से ही सब चल रहा है, तो शायद ये सब तो आपको हमको भोगना है, शायद चलते रहना है ये सब। और इसमें फायदा जो है, कहाँ कैसे क्या अब मिलने की संभावनाएं दिखती हैं आपको कि होगा इससे कुछ फायदा, ये हिंदू और मुस्लिम जो है? प्रकाश सर। संजीव जी, अभी अभी एक खबर मैंने देखी कि नेटफ्लिक्स ने IC-814 द कंधार हाईजैक पे जो ओपनिंग डिस्क्लेमर है, उसमें हाईजैकर्स के रियल और कोड नाम दिखाने की बात मान ली है। यानी अब ओपनिंग डिस्क्लेमर में उनके नाम लिखे जाएंगे कि भाई ये जो बर्गर है इसका नाम ये था, जो चीफ था इसका नाम ये था, शंकर का असली नाम ये था, भोला का अंतिम नाम ये था। ये सारी बातें होंगी। तो एक तरह से इसका पटाक्षेप करने की कोशिश की गई है। आप देखिए, पिछले कुछ साल में, खास करके 2014 के बाद, फिल्मों का उपयोग बीजेपी के प्रचार में, मैं शुद्ध कह रहा हूं, बीजेपी के प्रचार में करने की एक बड़ी कोशिश हुई। अभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया ही राजेश जी ने। पीएम नरेंद्र मोदी पर एक फिल्म बना दी गई जिसमें मोदी जी की जय जयकार की गई। ताशकंद फाइल में शास्त्री जी के बहाने ये बताएगा कि कांग्रेस की सरकारों ने कितना खराब काम किया। द बस्तर स्टोरी में बताएगा कि किस तरह नक्सलाइट जबरदस्ती कर रहे हैं। आर्टिकल 370 में बताएगा कि कैसे कितना क्रांतिकारी फैसला था और आर्टिकल 370 लागू आर्टिकल 370 को सदन में पारित किया कि उसकी अनुपयोगी बना दिया गया। इंदिरा गांधी में पहले भी हिंदू सरकार आई, हैदराबाद के रजाकारों पे रजाकार फिल्म आई, वैक्सीन के वार पर वैक्सीन वार फिल्म आई, साबरकर की जय जयकार करने के लिए और साबरमती रिपोर्ट एक फिल्म आई। लेकिन इन तमाम फिल्मों में केवल 2 फिल्में ही हैं, केवल 2 फिल्में हैं जो इन लोगों की जो प्रचार फिल्में हैं जो चली है मुख्यतः। एक तो द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी। और ये दोनों फिल्में क्यों चली, आप अगर जाएंगे देखने के लिए, तो ये दोनों फिल्में इसलिए चली कि सरकारी तंत्र ने इन्हें टैक्स माफ किया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि ये फिल्म देखिए, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने मंत्रिमंडल के साथ जाके ये फिल्में देखी। यानी जिस सरकार का काम जनता की सेवा करना है, जनता के पक्ष में फैसले लेना है और उन पर अमल करना है, वो सरकार ये कर रही थी कि फिल्म का प्रचार कर रही थी ताकि कुछ लोगों का फायदा हो सके। अब जिस मोहतरमा की फिल्म की बात कर रहे हैं, उसमें इंदिरा गांधी, उसके ट्रेलर मैंने देखा है, उसके ट्रेलर में इंदिरा गांधी कह रही हैं कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, आई एम द कैबिनेट। मुझे समझ में नहीं आया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कब ये बात कही, कब श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा। ये देवकांत बरुआ ने कहा था, लेकिन बिल्कुल तथ्यों से हेरफेर करना एक और बड़ी बेशर्मी से इंदिरा गांधी की भूमिका कर रही कलाकार कहते कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज, और ट्रेलर में दिखा रहा है। तो जो व्यक्ति उस दौर को जानता नहीं है, जो इतिहास से बिल्कुल अपरिचित है, वो कहेगा इंदिरा गांधी बहुत अहंकारी थी, वो खुद को कैबिनेट समझती थी, वो खुद को इंडिया समझती थी, जबकि ऐसा नहीं है। तो तथ्यात्मक गलतियां, ये अपराध है। और अभी राजेश जी ने जो उदाहरण दिया स्वराम मोदी का, ये एक बड़ी नजीर हो सकता है कि देखिए किस तरीके से
फिल्म वालों को काम करना चाहिए। तो फिल्मों को लेके ये बात सही है, फिल्म कारोबार है, बिजनेस होना चाहिए, उसमें कला पक्ष भी है, उसमें रचनात्मक आज़ादी भी है, सबको आज़ादी होती है। लेकिन ये जो बाहर आ गई है पिछले दिनों, और अभी अभी एक फिल्म आई है बंगाल के बारे में, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, वो मैंने देखी, तो उसमें तो सीधा सीधा ममता बनर्जी को खलनायक विलन दिखाने की कोशिश, खलनायिका बना दिया, और ममता बनर्जी की तरह कपड़े पहने हैं व्यक्ति, हिंदू मुसलमान, पूरी फिल्म में हिंदू मुसलमान। तो आप लोगों के दिमाग में जो जहर बो रहे हैं, वो जहर जब उगेगा, उस जहर की जब फसलें तैयार होगी, तो कितनी पीढ़ियां, कितने लोग बर्बाद होंगे, इस पर सोचना चाहिए। जिस विमान का अपहरण हुआ वो तारीख बड़ी महत्वपूर्ण थी। दिसंबर का आखिरी सप्ताह था, 24 तारीख को विमान का अपहरण हुआ था, 25 दिसंबर को उसे कंधार में उतारा गया था जी। और उस वक्त पूरा देश अगली सदी की बात कर रहा था, क्योंकि 2000 से नई सदी शुरू हो रही थी। तमाम मीडिया में अगली सदी कैसी होगी, अगली सदी कैसे होगी, अगली सदी कैसे होगी, यही चर्चाएं थी। और जब ये अपहरण हुआ, और जब माननीय अजीत डोभाल और जसवंत सिंह आतंकवादियों को लेकर नोटों से भरे, डॉलर से भरे सूटकेस लेकर विमान से गए, तब लोगों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, कुछ पता नहीं। और उस कांड के बाद कितने बीजेपी के कार्यकर्ता, कितने बीजेपी के नेता और विमान अपहरण में, आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में और उन्हें उनको मारने में जिन शहीदों ने बलिदान दिया, उनमें से किन शहीदों को याद करते हैं, जिन लोगों को, आतंकवादियों को छोड़कर जिन लोगों को बचाया गया, उनमें से क्या किसी ने कहा कि मैं देश की सेवा करूंगा, या मेरा बच्चा देश की सेवा करेगा, वो आर्मी में जाएगा, वो एयरफोर्स या नेवी में जाएगा? लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सारी भावनाएं केवल कमर्शियल हैं, और कमर्शियल ये कि हर चीज व्यवसाय है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस दौर से ही चला आ रहा है कि फिल्मों का उपयोग, भले ही मूक फिल्में बनती हों, फिल्में अपने शैशव अवस्था में रही हों, उनका उद्देश्य सरकारों ने कोशिश की है कि वो अपने फायदे के लिए कर सके। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के बारे में जो दबाव बनाने की कोशिश की गई, हालांकि इसमें उन्होंने अगर बर्गर नाम रखा है और दूसरे नाम रखे हैं, भोला शंकर रखे हैं, तो वो कहानी का हिस्सा होते हैं। अविनाश जी ने कहा कि आमतौर पर कहानी के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं और दर्शकों को नहीं बताना चाहते होंगे, लेकिन अब ओपनिंग डिस्क्लेमर में ये बात आ गई है। तो इसका मतलब कि हमारी सरकार डर जाती है, सरकार यानी सेंसर बोर्ड के अधिकारी डर जाते हैं। और इमरजेंसी फिल्म के बारे में भी जो बातें कही जा रही है, पता है कि उन्हें इमरजेंसी अगर रिलीज कर देंगे जैसी की तैसी, तो आगामी विधानसभा चुनावों में हरियाणा में खास करके क्या होगा। और मुझे लगता नहीं कि इमरजेंसी को अगर होल्ड किया गया है तो वो कोई फिल्म के कंटेंट के लिए किया गया, वो उस अभिनेत्री के बड़बोलेपन के लिए, किसानों पर आक्षेप लगाने के लिए, महिलाओं पर आक्षेप लगाने के लिए किया है। लोगों के गुस्सा इस बात पर है कि आप अपनी एक फिल्म को कामयाब बनाने के लिए हर दिन नए नए मंच पर जाकर क्या क्या बोलते हैं। आपको राष्ट्रपति जी का नाम याद नहीं है, आपको पहला दलित राष्ट्रपति को उन्हें ये याद नहीं, लेकिन आपने कितनी किताबें पढ़कर, कितनी इतिहास की किताबें पढ़कर इंदिरा गांधी पे फिल्म बनाई, ये भी इमरजेंसी पे फिल्म बनाई, ये भी बताने को तैयार, क्योंकि आपने पढ़ी ही नहीं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्टोरीज के जरिए अगर आप फिल्मों की कहानियां लिखेंगे और उस पर फिल्म बनाएंगे और सोचेंगे कि ये सरकार उस फिल्म को टैक्स फ्री कर देगी क्योंकि वो फिल्म इंदिरा गांधी को डिफेम करती है, कांग्रेस को डिफेम करती है, अगर ये मानसिकता है तो ये लोग न तो कला के सेवक हैं, न ये असल में राजनीतिज्ञ हैं। मैं तो कहूंगा कि ये लोग इस देश के नागरिक होने के लायक भी नहीं है। संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही आप कह रहे हैं। अजय सर, आपने सुना है ये जो, ठीक है कि अभी उन्होंने डिस्क्लेमर लगा दिया है, वैसे भी उन्होंने दिखाया था और अविनाश सर ने कहा है, वो हम लोगों ने उसको देखा है कि उसमें था, अंत में खुलासा हुआ था उसमें कि ओरिजिनली कौन थे, और वो जो कैप्टन थे उस जहाज के, उन्होंने जो कंटेंट्स दिए है, पुलिस की फाइल्स में भी वो सारे नाम थे। तो ऐसी आपत्ति और इसको इतना विवाद खड़ा करना, और अब तो मुझे लगता है कि मैंने जो कहा, जो आशंका है कि अब तो और बहुत उसको जमकर देखने की एक शुरुआत हो चुकी है, हर आदमी की उत्सुकता हो गई है। तो विवाद के पीछे आप क्या कुछ देखते हैं अजय सर? मैं संजीव जी बताऊं कि आज मुझे राजकमल प्रकाशन से एक सीनियर वहां के ऑफिशियल का कॉल आता है। वो कहते हैं एक ऐसे लंदन में रहने वाले
व्यक्ति ने एक किताब लिखी जो अंग्रेजी में, उसे हिंदी में अनुवाद किया गया और वो आपातकाल से रिलेटेड है और हम उसको रिलीज कर रहे हैं। तो मैं आपको एक भेंट करना चाहता हूं, तो आपके पास बताइए कब टाइम है तो मैं आ जाऊं और इस पर थोड़ा सा आप बोल दीजिएगा 2 शब्द। मैंने कहा भाई पहले तो किताब भेजिए, फिर पढ़ूं फिर बताऊं। मैंने पता किया तो आरएसएस के एक व्यक्ति हैं, तो उनका, तो मैंने वही कहा कि इस तरीके से चीजें प्रस्तुत की जाती हैं उन लोगों के हाथ में। भाई हम पढ़ने में तो हमें टाइम लगेगा, एक दिन में तो नहीं पढ़ लेंगे, इतना फ्री नहीं है कि पूरी किताब पढ़ लेंगे, तो टाइम लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है। अब फिल्म किसी ने पूरी देखी नहीं, लेकिन ट्रेलर इस ढंग से चलाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ऐसे प्रस्तुत करती थी, ये ऐसे था, उसकी जो छन छन के स्टोरी आ रही है। भाई मैं तो कहता हूं सबसे पहले नरेंद्र मोदी को फिल्म की छोड़ दीजिए, किनारे रखिए, अजीत डोभाल को सार्वजनिक तौर पे बुलाइए और वहीं पर उनके गाल पे एक तमाचा दीजिए कि तुम वो बड़े अपराधी हो जो आतंकवादियों को छोड़ के आए थे, डॉलर दे के आए थे, तुम ही वो व्यक्ति हो, तुम पाप के भागी हो। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा नहीं है, बहरहाल छोड़िए। अब आता हूं मैं इस पे कि इस तरह की फिल्म बना के और विवाद खड़ा करना जो है, अविनाश भाई जानते हैं कि ये करके उनको हाइप क्रिएट कराई जाती है, उसे मीडिया वो दिलाया जाता है। तो ये सब ड्रामे जो कराए जाते हैं, वो ड्रामे सिर्फ इसीलिए कराए जाते हैं कि जिससे फिल्म आर्ट ये करके जो उस तरह की सोच वाले हैं वो आए। अभी डिस्क्लेमर लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई उतना देखता भी नहीं, एक बार आया चला खत्म हो गया बात कर। असल में समस्या यही कि हम नफरत झूठ सब परोसेंगे, एक डिस्क्लेमर लगा देंगे, हम कहानी बता देंगे इस तरह से और इस तरह से प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है तथ्य तमाम सही, लेकिन उन तथ्यों को इस तरह से मोड़ेंगे कि कुछ भी हो सकता है। जर्नलिज्म में एक चीज पढ़ाई जाती थी कि रोको कामा मत जाने दो, रोको मत के बाद कामा लगा दीजिए, जाने दो। तो सीधी सी बात है, अर्थ बदल गए, कुछ नहीं और किया गया, वही कामा उठा के यहां की जगह यहां लगा दिया। तो आज वही खेल होता है, आज इसी तरीके से होता है। बात करेंगे राष्ट्रभक्ति की, कहां थी राष्ट्रभक्ति जब उसी पीडीपी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई 3 साल? क्यों नहीं बात की? वही पीडीपी की ही के नेता थे जिनकी बेटी थी, जिसका किडनैप हुआ और उसको छुड़वाने के नाम पे और सब कुछ हुआ। यही आरिफ मोहम्मद खान जो आज राज्यपाल बन के बैठे हैं केरल में, क्या अपने उस पाप को धो सकते हैं? क्या लाल कृष्ण आडवाणी उस पाप को धो सकते हैं, या और तमाम सारे लोग जो उसमें शामिल थे कि कैसे नहीं ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मुझे एक उदाहरण बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी किस या मनमोहन सिंह सरकार, किसी के भी समय आतंकियों के आगे सरेंडर किया गया? एक उदाहरण नहीं बता सकते, एक उदाहरण नहीं बता सकते हैं जिन्होंने कभी भी भारत के सम्मान से समझौता किया हो। वह 1971 याद कर लीजिए, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रही थी श्रीमती गांधी और सेना भेज दी थी। उस वक्त क्या कहा था अमेरिका ने कि हम अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। उनका 7वां नहीं 17वां भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो करना है हम करेंगे और हमें आप नहीं बताएंगे हमें क्या करना। और उन्होंने करके दिखा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोवा को याद कर लीजिए, कैसे पुर्तगाल से आजाद करा के भारत में मिलाया था।
उस वक्त पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित हुआ था, बवाल खड़ा हो गया, लेकिन लड़के उन्होंने कराया। राजीव गांधी क्या डरे थे अरुणाचल प्रदेश को, जो नेफा था उसे अरुणाचल प्रदेश अपना भारत का राज्य बनाने में? नहीं डरे थे। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी डरी थी उस वक्त जब सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था, भारत का राज्य बना दिया गया? नहीं डरी थी। चीन मुंह ताकता रह गया था। 3 बार हमने चीन को हराया। तो अब आप इससे समझ लीजिए वह स्थिति होती है। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही कराया था। इतना बड़ा सैन्य सरेंडर कब हुआ था आप देखिए ना। तो यह, और हम तब इतने ताकतवर इस दृष्टिकोण से नहीं थे, ना तो आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना हमारे पास में उतना आज की तरह से संसाधन थे। तो ऐसे में भी हम नहीं डरते थे। तो आज तो आपको सब कुछ बना के सौंप गए हैं कि आप कल बेचते हो, आज बेचते हो, परसों बेचते हो, सब बेच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उसके बाद हिम्मत नहीं होती कि चीन का नाम ले लो, हिम्मत नहीं होती मणिपुर चले जाओ, हिम्मत नहीं होती 5-5 साल की कश्मीर चले जाओ। तो आप सोचिए, आज मणिपुर में ड्रोन से हमला हुआ है, ड्रोन से बम छोड़े गए, इतनी बड़ी घटना हुई है। क्या कहते थे? यह स्थिति है कि 1.5 साल में आप मणिपुर को नहीं शांत करा सके। विश्व गुरु होने की बात करते हैं, कहते हैं कि वो रसिया और यूक्रेन का। अजय सर, इस पे थोड़ा सा अगर आप, जो हम मूल विषय है इस पे भी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल फैक्ट है, देश पूरा, अगर इस पे नहीं, वो उससे कंसर्न है, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो मेरा ये मानना है कि जो इस तरह की फिल्में बना करके ये प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती कि पीछे जितने लोग थे वो सारे नाकारा थे। आज काबिल, योग्य, सब कुछ तो नरेंद्र मोदी है। बयान ऐसे ही वक्त दिलवाए जाते हैं। प्रकाश सिंह ने बयान दिया, जो यूपी के डीजीपी रहे और उत्तर प्रदेश के सबसे असफल डीजीपी रहे, वो प्रकाश सिंह बयान देते हैं कि, और उन्हें बड़ा भारी कौप कहा जाता है, वो बयान देते हैं कि बालाकोट जैसे और वो होने चाहिए। ABCD पता नहीं है, कभी जम्मू कश्मीर में काम किए नहीं। भाई ये बात रिबेरो होते कहते तो बात समझ में भी आती, KPS गिल कहते तो बात समझ में आती। तुमने कौन सा तीर मारा है? तो कमोबेश उसी तरह की स्थितियां हैं कि ये सरकार लगातार यही करती है। जैसा अविनाश जी कह रहे थे, मैं उसी पे, कि आप देखिए कश्मीर फाइल्स बना के जिस तरह से ड्रामा किया गया, उसको तमाम क्रिएट किया गया, इस तरह से मीडिया और दूसरे जरिए से वो किया गया, पैसा कमा लिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों को क्या मिला? ठेंगा। इसके बाद नफरत फैलाने का काम हुआ, झूठ फैलाने का काम हुआ। ऐसे ही केरला की बनाई स्टोरी, जो क्या केरला फाइल है जो भी है, तो उसमें भी इसी तरीके से किया गया, जैसे कि लगता है सब वही हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, ये इसी तरीके से करके झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, और ये इनकी नफरत की राजनीति का हिस्सा है। और मैं इसी पे आखिरी लाइन कह के खत्म करूंगा। इसी का नतीजा है कि हम खुश होते हैं, हम कट्टर हिंदू, हम कट्टर सनातनी, हम हिंदू जाग गया है। और हिंदू ऐसा जागा है कि आज भाजपा के गौरक्षक, कथित गौरक्षकों ने उस पंडित के लड़के को मार डाला जो गौ खाने की सोच भी नहीं सकता है। तो मतलब आप समझिए, तो यह स्थिति होती, ये माहौल बनाते हैं और कुछ नहीं, ये माहौल बनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वैमनस्यता का जो माहौल है उसके कारण कई बार जो गेहूं के साथ घुन पिसने या आप ऐसे सीधे पीस दिए जाने वाली बात है। मैं अविनाश सर के पास पुनः लौटूंगा, बल्कि सभी से यही सवाल चाहूंगा। जैसे अविनाश सर ने पहले अपने राउंड में कहा है कि मतलब बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है जो दिखता है, इसका विरोध नजर आता है। और इसके साथ साथ जो ये लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत बार दिखता है कि राइट और लेफ्ट की जो लड़ाई होती है, कि ये आप जैसे ही आपको सूट ना करे आप उसमें लेफ्ट लाइए और उसके साथ साथ
अविनाश सर ने खुद ने उसको भोगा है, बताया भी है। और तीसरी बात यह है सर कि जो इतिहास से छेड़छाड़ की बात होती है, इसके रोकने के लिए क्या आप सोचते हैं कि क्या कुछ हो सकता है? आपको नहीं लगता है कि जो, हालांकि है जो हमारे जो प्रमाण पत्र देने वाले बोर्ड्स हैं और हैं, क्या और ठोस हो सकता है कि ऐसे विवाद ना हो और बहुत स्मूथली और फिर उसके साथ तथ्यों से खेल खिलवाड़ करने का सिलसिला भी थमे रुके? दोनों तीनों पर आपसे लेकर और मैं वापस अजय जी तक जाऊंगा, यही राय। अविनाश सर। संजीव भाई, जब मैं मीडिया में था तो मुझे लगता था कि यार ये मीडिया जो है वो बहुत खराब होता जा रहा है, अब यहाँ पे पत्रकारिता की गुंजाइश बच नहीं रही है सर। लेकिन पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा कर दिया और लोग यहाँ से वहां आने लगे। हाँ? तो आप समझिए इस बात को कि कभी भी जो समांतर धारा है ना, उसकी गुंजाइश हमेशा बची रहती है। हमारा जो पूरा मेनस्ट्रीम सिनेमा है उसमें इतनी सारी पूंजी लगी हुई है कि सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अपना सिनेमा खड़ा कर पाए। लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, लोगों के हाथ में जो है वो कैमरा आ गया है, धीरे धीरे इसी तरह के एक वैकल्पिक सिनेमा भी खड़ा होगा जिस तरीके का वैकल्पिक मीडिया आज खड़ा हो पाया है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो सत्ता होती है वो बहुत आसानी से अपने पक्ष में इतिहास लिखवा सकती है, बहुत सारी मतलब दीवारें ऐसी खड़ी कर सकती हैं क्योंकि उनके पास संसाधन है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हिटलर के लिए बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने वाली एक जर्मन फिल्म निर्देशक थी, लेनी रिपेनस्थाल, है ना, वो उनको हिटलर्स फिल्म गॉडेस भी कहा जाता था। तो वो उनकी पूरी दुनिया में एक तो आलोचना हो रही थी उस तरह की फिल्मों के लिए, लेकिन उन पर ये आरोप था कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म बनाती है। तो वो एक बहुत अच्छा वाक्य बोलती थी कि आई जस्ट वांट टू मेक ब्यूटीफुल फिल्म्स whether they are considered propaganda or not। मैं बस सुंदर फिल्में बनाना चाहती हूं, चाहे उन्हें प्रोपेगेंडा माना जाए या ना माना जाए। तो ये जो इस वक्त चाहे विवेक अग्निहोत्री हो, चाहे हमारे एक दादा हैं जिन्होंने केरला स्टोरी बनाई, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं, हम लोग काफी शामें साथ में गुजार चुके हैं, बाद में फिर बस्तर फाइल्स भी उन्होंने बनाई, है ना, वो लेफ्ट थे, है ना, अल्ट्रा लेफ्ट, और अचानक से उनके दिमाग में हुआ कि यार कुछ नहीं हो सकता लेफ्ट का, और मोदी तो अनंत काल के लिए रहेंगे। तो उन्होंने बहुत प्यार से जो है अपने आप को उस तरफ शिफ्ट कर लिया जहां उनको गलत बयानियां करनी थी, एक नए किस्म का इतिहास रचना था जिसके आधार में कुछ नहीं था। तो उन्होंने शुरू किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि हिटलर जब गया उसके बाद लेनी बहुत लंबे समय तक जो है वो गायब रही, उनको बायकॉट कर दिया गया। मेरी बेटी आई है तो निश्चय, कोई प्लीज मैं घर पे हूँ उसी की वजह से। सर। तो मतलब इस तरीके से इतिहास ने उनके साथ जो है वो न्याय कर दिया जो आमतौर पे समय करता है। तो इस वक्त के भुक्तभोगी हम हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लोकतंत्र है। मैं देख रहा हूं कि अजय जी जिस तरीके से उन्होंने फैक्ट रखे, जिस तरीके की बात रखी, ये बहुत आसान नहीं है इन तमाम चीजों को फालतू की प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए जो है वो हटा पाना। मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा फिल्मों के लिए भी, जैसे लेनी कहती थी कि आर्ट तो आना चाहिए, प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात की कि भाई 2 फिल्म चली और 72 फिल्में नहीं चली सर। तो ये जब तक सीखेंगे फिल्में बनाना ये लोग, तब तक मुझे लगता है कि ये रहेंगे नहीं, क्योंकि आवाज जो है विपक्ष में ज्यादा बुलंद हो रही है, ज्यादा ताकतवर हो रही है। बस मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही है। नहीं, आप तो द कश्मीर स्टोरी की जो आपने फाइल्स की बात की, उस फाइल्स में तो वो इस्राएली राजदूत ने तो उसको क्रिटिसाइज बहुत खुलेआम किया था। लापिड ने कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए, उस पे उसको नहीं वो कर। सर मैं ये कह रहा हूं कि जब हम अपने लोगों की, अपने ताकतवर लोगों की, अपने समझदार लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि दूसरे ग्रह से आकर के कोई आदमी जो है सच बयानी कर जाएगा और इनको शर्म से झुकना पड़ेगा, मुझे लगता है।
सर बहुत बढ़िया राय सर। इसमें तो हम अब जो चल रहा है, हमने तो ये भी देखा कि कल वो शाही सवारी पर भी आपत्ति आ गई। मतलब क्या है, किस तरफ आप जा रहे हो? 1100 साल पुराना एक जो हमारा एक वो है, उसमें शाही शब्द पे आपत्ति आ रही, क्या कहिएगा कैसे? और बाकी मैंने जो आपसे कहा है वो भी आपका एक कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, पहले तो शाही सवारी के बारे में जो मैंने सुना स्पष्टीकरण उनका ये है कि ये इससे सामंती बोध होता है। जी ठीक है, यही जी। कहा है ना उन्होंने। कल तो मुख्यमंत्री भाई ने साहब कल मुख्यमंत्री ने राजसी सवारी कहा है, अभी वो उस पे और कहा शायद प्रकाश इससे भाई भी। सामंत मतलब फ्यूडल एहसास होता है। जी जी इसका अर्थ जी यही तो निकलता है ना। जी 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 जी। संविधान का अनुच्छेद 18 ये कहता है कि कोई श्रीमंत नहीं कहा जाएगा। माधवराव सिंधिया का बेटा क्या लगवाता है अपने यहां? जी श्रीमंत बोलते हैं उसको कि नहीं सर। बोलते हैं? अनुच्छेद 18 कहता है कि कोई महाराज नहीं कहेगा, कोई राजा नहीं कहेगा, कोई बेगम नहीं कहेगा, और उनको महाराजा कहा जाता है। मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं, बाकी तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जी ये बात तो खत्म हो गई। दूसरी जी बात, अविनाश जी ने जो बात कही ना कि वैकल्पिक मीडिया खड़ा कर दिया है, अविनाश भाई, अब ये वैकल्पिक मीडिया ही मुख्य मीडिया है। अब वो वैकल्पिक मीडिया है जो अभी तक मुख्य मीडिया बना हुआ था। अब तो उसको अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब आप देखिए कि टीआरपी के लिए और पैसों के लिए क्या मारामारी वहां हो रही है। वैकल्पिक मीडिया मुख्यधारा मीडिया में इसलिए आया कि हम अपने सरोकारों के साथ आए हैं, इसमें पैसा नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात जो तुमने कंक्लूडिंग रिमार्क की कही आपने संजीव जी, मैं एक और बता दूं कि हमने पिछले 50 60 70 सालों में जिस तरह से बड़े मेहनत करके स्वायत्तता पूर्वक संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा किया था, उन संस्थाओं को फिर जिंदा करना बहुत जरूरी है। सेंसर बोर्ड भी उनमें से एक है। मैं एक उदाहरण चलते चलते और बता देता हूं कि साहिर साहब इतने बड़े गीतकार थे, शायर थे, और उन्होंने एक फिल्म में एक लाइन लिखी थी। वो लाइन ये थी कि तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। और इस लाइन पर सेंसर बोर्ड ने कहा यह अश्लील है। देखिए, जो मैंने लाइन पढ़ी अभी अश्लील है, और साहिर साहब को वो लाइन बदलनी पड़ी थी। तो एक तरफ वो ताकतवर था, और एक ताकतवर सेंसर बोर्ड हम आज देख रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में कहा था कि इन हिस्सों को काट दीजिए। तो वो काटने की बात कौन करे? वो फिल्म के प्रोमो में शामिल किए गए, पब्लिसिटी में शामिल किए गए। तो ये सेंसर बोर्ड है। जब हम अपनी ही संस्थाओं को इस तरह से ध्वस्त करने पर उतारू हैं, तो आप देखिए कि अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैंने अभी कहा कि जो इतिहास को छेड़छाड़ करके कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, उनको राष्ट्रद्रोही वाला जो आरोप है वो लगना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि किसी इतिहासकार और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की एक ऐसी समिति बनना चाहिए जो हमारे भारतीय इतिहास पर बनने वाली फिल्मों को सेंसर बोर्ड उनको रिकमेंड करे, और वो पूरी जांच परख के साथ ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्में बनाए, चाहे वो इतिहास पर हो, चाहे वो तथ्यात्मक हो, चाहे कैसी भी हो। और तीसरी बात यह है कि सेंसर बोर्ड अगर पक्षपाती है तो फिर उसके अध्यक्ष की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसकी द्वारा नियुक्त समिति को होना चाहिए। यही इसका उपाय है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाला वो कौम जिंदा नहीं रहती जो अपने अतीत के साथ छेड़खानी करती है या अतीत के साथ खिलवाड़ करती है। वो कौम खुद भी दफन हो जाती है। जी बहुत प्रकाश, आपकी भी टिप्पणी बहुत शानदार बात कही है। मुझे लगता है इतना कंक्लूडिंग रिमार्क में जो अभी मैं देखा था अविनाश सर ने उसको वो भी किया, चेयर अप भी किया। आपकी टिप्पणी। देखिए, जो फिल्मों के जितने संस्थान थे, चाहे फिल्म प्रमाणन बोर्ड हो, चाहे फिल्म ट्रेनिंग पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट हो, या फिल्मों के फिल्मकारों को वित्तीय मदद करने वाली संस्थाएं, इन सब संस्थाओं पर कुछ लोगों ने फन फैला दिया है, और वो फन फैलाकर बैठे हुए हैं। वे किसी भी इंडिपेंडेंट आदमी को आने नहीं देना चाहते। वे नागपुर से गाइडेड हैं। आप देखिए, कुछ दिनों पहले पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में किस व्यक्ति को बना दिया गया था प्रमुख? एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जो बड़ा विवादास्पद था। तो अब सारे शिक्षा संस्थानों के बाद, सारे मीडिया संस्थानों के बाद, फिल्मों के तमाम संस्थान निशाने पर हैं, और उन्हें कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है ताकि मीडिया का ये हिस्सा भी
वो कुछ लोगों के कब्जे में आ जाए। संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। अजय सर, आपका एक कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, मैं बिल्कुल राजेश जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो बोर्ड बने वो बड़ा निष्पक्ष बोर्ड होना चाहिए। मैं इसमें हर चीज में मैं नहीं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इतना कुछ करता रहेगा तो शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो। मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की कमेटी हो, और उस कमेटी में यदि अपॉइंटमेंट पे विवाद हो तब उसमें तीसरा सदस्य अदालत से मांग लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से। वैसी स्थिति में तो इस तरह की यदि व्यवस्था, और ये व्यवस्था एक जगह नहीं, ये व्यवस्था हर उस संस्था के में अपॉइंटमेंट के लिए हो जो तमाम सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों को प्रभावित करती है, न्याय को प्रभावित करती है, जांच को प्रभावित करती है, तो उन सारी जगह होना चाहिए। और तीसरी चीज मैं कहूंगा कि एक बात राहुल गांधी ने कही थी, इस देश की तमाम संस्थाओं पर जो आरएसएस का कब्जा करा दिया गया है, क्योंकि जब इस तरह की संस्थाओं का कब्जा हो जाता है जो नफरत फैलाती हैं, और हमारे देश के पहले गृह मंत्री ने इस संस्था के ऊपर जो टिप्पणी की थी वह अपने आप में वो है कि यह संस्था इस तरह की स्थिति में ले आती है कि इस देश के सबसे महान व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो आप इससे समझ सकते हैं ये कौन लोग हैं। तो ऐसे लोगों को दूर रखने के लिए जरूर बिल्कुल कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि इनको दूर किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि एक निष्पक्ष जो है उसकी जरूरत है और उस पर कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए। आप अविनाश सर, आपका, राजेश सर, अजय सर और प्रकाश सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एक अच्छी और शानदार चर्चा के लिए, बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। हमारा अनुरोध वही कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।